Namaskar friends, I am Tanmay Saikia, a practicing astrologer, happiness mentor and astrological consultant for relationships, marriage, health, etc. फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि हम लोग एक सीरीज़ कर रहे हैं मैरिज के ऊपर। तो ये एक पहला एपिसोड हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने पहला एपिसोड देख लिया होगा। तो आज हम लोग बढ़ते हैं यही श्रृंखला का सेकंड एपिसोड और आज हम जो विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एंड मैं कोशिश करूँगा कि जितना सरलता से इन सिंपल वर्ड्स इन एक कॉमन मैन जो चीज़ समझ सके उसी नॉन टेक्निकल शब्द से मैं आपको इस बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा जो ये चैनल का जो मकसद है वो मकसद ही ये है कि जो एस्ट्रोलॉजी जो कि आज तक एक कुछ मुट्ठीभर एस्ट्रोलॉजर्स का डोमेन है, इनको मैं चाहता हूँ कि इसके जो बारे में कोई कॉमन लोगों तक इसको कैसे पहुँचाया जाए बहुत ही सरलता से, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ नहीं करके। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं बहुत ही आराम से इन सिंपल वर्ड्स आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वॉट एवर टॉपिक वी चूज। सो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये है आपका चार्ट और हम लोग लास्ट एपिसोड से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैरिज के ऊपर। तो आज का टॉपिक है, आपको मालूम है कि ये चार्ट में अगर ये लग्न है तो लग्न का एग्जैक्टली अपोजिट में जो हाउस है ये है हाउस नंबर 7, और ये जो हाउस नंबर 7 है ये हाउस रिस्पॉन्सिबल हाउस होते हैं फॉर मैरिज और फॉर दैट मैटर एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप के लिए। तो हम लोग मैरिज के लिए जो भी हम लोग एनालाइज करते हैं, मैक्सिमम एनालाइज हम लोग करते हैं ये हाउस नंबर 7 को लेके। तो हाउस नंबर 7 को कैसे देखना है, इसका लॉर्ड को कैसे देखना है और शादी के लिए कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है, ये हम लोग ने पिछले एपिसोड में कवर कर लिया था। तो आज हम जो टॉपिक लेके डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे, द टॉपिक वी हैव चोजन टुडे इज दैट ये 7वां जो हाउस है, हाउस नंबर 7 में कोई भी प्लैनेट बैठ सकते हैं। एनी प्लैनेट कैन सिट इन दिस पर्टिकुलर हाउस, दैट इज द हाउस ऑफ मैरिज। और यहाँ पे जो प्लैनेट बैठेगा वो प्लैनेट अपना जो असर है वो असर ये जो मैरिज है ये मैरिज में जरूर डालेगा। So any planet that will sit in this particular house number 7, that is the house of marriage, will definitely affect the marriage in its own way। और वो शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, बेनिफिशियल भी हो सकता है और शादी के लिए खराब भी हो सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि कौन सा प्लैनेट का क्या प्रभाव रहता है जब वो हाउस नंबर 7 में बैठते हैं। सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज द यूजुअल इफेक्ट ऑफ अ प्लैनेट व्हिच सिट इन हाउस नंबर 7। शुरू करते हैं मून या चंद्रमा से। सो ये जो मैंने पहले भी बोला था कि आपका ये जो फर्स्ट हाउस है ये फर्स्ट हाउस आप खुद है, मतलब ये अगर आपका जन्म पत्री है तो ये जो लग्न का जो हाउस है ये रिप्रेजेंट करता है आपको, मतलब जिसका कुंडली है उनको, उनका फिजिकल अपीयरेंस, उनका इमोशनल स्टेट, उनका मेंटल ओरिएंटेशन, सब कुछ ये हाउस नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है। जबकि उसका जो स्पाउस या जो पार्टनर है, यानी कि आप हस्बैंड बोल लीजिए या वाइफ बोल लीजिए, जो भी जीवन साथी है इंग्लिश में जिसको स्पाउस बोलते हैं, तो उनका नेचर हम लोग इस हाउस से हम देख सकते हैं। और ये हाउस में जो भी प्लैनेट बैठते हैं, अगर बैठते हैं, बहुत चार्ट में ये हाउस खाली भी रहते हैं, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठते हैं तो कौन सा प्लैनेट का क्या असर होता है, मतलब यहाँ पे बैठा हुआ प्लैनेट को देख के हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपके वुड बी हस्बैंड या वाइफ के बारे में, यही आज का जो वीडियो है उनका विषय है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल नेचर ऑफ योर स्पाउस बेस्ड ऑन द प्लैनेट व्हिच इज सिटिंग इन हाउस नंबर 7, प्रोवाइडेड सम प्लैनेट इज सिटिंग इन हाउस नंबर 7। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहले शुरू करते हैं कि अगर हाउस नंबर 7 में चंद्रमा या मून बैठते हैं तो क्या होगा। इफ मून सिट्स इन हाउस नंबर 7 देन व्हाट विल हैपन। सो इफ मून सिट इन हाउस नंबर 7 देन योर स्पाउस ही और शी विल बी वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। उनको जर्नीज करना, ट्रैवलिंग का बहुत ही शौक रहेगा, नंबर 1। दूसरा चीज़ ये है कि वो बहुत ही मतलब एक जिसको बोलता है कि खर्चीला, मतलब शी और ही विल बी स्पेंडथ्रिफ्ट, बहुत खर्चा करने वाला होगा, एक अच्छा लाइफ जीने के लिए कोशिश करेंगे। ही और शी विल ट्राई टू लिव अ लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, एंड फॉर दैट ही और शी विल स्पेंड
इन एक्स्ट्रावेगेंट वे, बहुत ज़्यादा खर्च कर देंगे और घूमने का बहुत ही शौक रहेगा, बहुत ही ट्रैवलिंग का आदत रहेगा, शौक रहेगा, और उनका जो पर्सनल हैप्पीनेस है वो हैप्पीनेस भी बहुत लिंक्ड रहेगा कि वो कितना ट्रैवल कर सका शादी के बाद, हाँ, या नहीं कर सका। तो इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उनका मैरिज के प्रति उनका हाव भाव कैसा रहेगा। तो ये है आपका, और भी बहुत कुछ है, मैं क्योंकि टाइम लिमिटेड है और मैं वीडियोस को लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मेन एक या दो ही पॉइंट मैं बताऊँगा हर प्लैनेट के लिए। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मंगल बैठा हुआ है, इफ मार्स इज सिटिंग इन हाउस नंबर 7, देन योर स्पाउस विल बी वेरी वेरी डोमिनेटिंग इन नेचर। उनका जो हाव भाव है या उनका जो नेचर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ये है कि उनका जो वॉइस है वो वॉइस भी बहुत ही लाउड होगा, मतलब चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इन बोथ द केसेस मोर देन द नेचुरल जो होता है लाउडनेस ऑफ स्पीच, बहुत ही चिल्ला के बात करने वाला होगा। नॉर्मल से चिल्लाना तो खैर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन नॉर्मल से थोड़ा ऊंची आवाज़ में बात करना पसंद करेंगे। तीसरा ये है कि इनका जो टेम्पर है वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होगा, मतलब थोड़ी सी भी इंस्टिगेशन में ये मतलब अपना मतलब जो बैलेंस है वो खो देगा या बहुत जल्दी उसको गुस्सा आएगा। अच्छा ये है कि ये जो गुस्सा जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी ये गुस्सा चला भी जाएगा, तो ऐसा नेचर का होगा। अगर यहाँ पे सूर्य या सन आते हैं हाउस नंबर 7 में, तो ये शादीशुदा लाइफ को बर्बाद कर देगा, इन द सेंस दैट सन या सूर्य जहाँ पे भी आते हैं ये इतना उग्र है, इनका इतना तेज है, इट इज़ सो हॉट दैट इट बर्न एवरीथिंग दैट इज देयर इन दैट पर्टिकुलर हाउस। तो वो हाउस का जो भी सिग्निफिकेटर्स है या सिग्निफिकेशंस है या तत्व है, हर तत्व को सूर्य जला देता है। तो यही बात अगर हाउस नंबर 7 तक आते हैं, जो कि शादीशुदा जिंदगी के साथ, मैरिज के साथ रिलेटेड है, तो सूर्य आने के साथ साथ इट विल बर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। तो हम अक्सर देखते हैं कि जब सूर्य किसी का कुंडली का 7th हाउस में आते हैं तो उनका जो स्पाउस होते हैं वो उनके साथ बहुत झगड़ा होता है, क्वारल होते हैं, और कभी कभी अगर मंगल का भी अगर दृष्टि 7th हाउस में सूर्य के साथ पड़ गया तो फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है। और छोटी छोटी बातों में तो हर टाइम में मतलब झगड़ा तो चलता ही रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक आप कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रतिकार या रेमेडी ना कर लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही हाउस में अगर शनि आते हैं या इफ सैटर्न सिट इन हाउस नंबर 7, तो क्या होगा? सैटर्न का इफेक्ट ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो शादीशुदा लाइफ है वो डिस्टर्ब रहेगा। आपका जो स्पाउस है वो स्पाउस विल नॉट बी हैप्पी फॉर वन रीजन और द अदर इन द मैरिड लाइफ। लेकिन इतना भी दूर नहीं जाएगा कि सेपरेशन का नौबत आ जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वालिटी ऑफ जो मैरिड लाइफ है वो उतना अच्छा नहीं रहेगा। हालांकि शनि जब 7th हाउस में, जिनका भी कुंडली में 7th हाउस में शनि होते हैं, ये देखा गया है कि शादी के बाद उनका जो इनकम है उसमें बहुत तरक्की होता है, मीन्स मनी विल कम आफ्टर द मैरिज, बट द क्वालिटी ऑफ मैरिज विल नॉट बी वेरी वेरी गुड। अब बात करते हैं बुध यानी कि मरकरी। जब मरकरी आपका 7th हाउस में होते हैं तो आपका जो स्पाउस है वो स्पाउस जो है ना वो आपसे ज़्यादा दूसरों के बातों पे ज़्यादा बिलीव करने वाला होगा या होगी। शी और ही विल लिसन टू द एडवाइजेस, सजेशंस और व्हाटएवर गिवन बाय समबडी एल्स रादर देन यू। आपका बातों से ज़्यादा दूसरों के बातों से चलने वाला होगा। ये बहुत चीज़ों में ये बहुत अच्छा बात नहीं होता है, स्पेशली इन शादीशुदा लाइफ। ये एक कारक भी होते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग का। अगर आपका स्पाउस अगर मतलब आपसे ज़्यादा दूसरों की बातों में अगर बिलीव करते हैं तो बहुत जन्म पत्रिका में मैंने देखा हूँ कि ये यहाँ से मिसअंडरस्टैंडिंग का शुरुआत हो जाता है, शक या डाउट का शुरुआत हो जाता है, और ये सब का जो प्रभाव होते हैं वो नकारात्मक या नेगेटिव ही होते हैं। यहाँ पे अगर गुरु या बृहस्पति अगर आते हैं तो क्या होगा? आप अगर ज़्यादातर जो ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर जो है उनके पास अगर आप जाओगे और आप अगर बोलोगे कि या दिखाओगे कि आपका कुंडली का लग्न या हाउस नंबर 1 या हाउस नंबर 7 में
जुपिटर है तो ऑलमोस्ट मतलब मोर देन हाफ ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स दे विल टेल दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि आपका लग्न में बृहस्पति है या आपका 7th हाउस में बृहस्पति है। लेकिन आई कैन एश्योर यू with all my knowledge and wisdom and with all my research in astrology for last more than 1 decade is that बृहस्पति या गुरु जब 7th हाउस में होते हैं या लग्न में होते हैं तो जो इसका असर जो शादीशुदा ज़िंदगी में होता है ना वो एवरेज होता है। वो बहुत अच्छा भी नहीं होता है या बहुत ख़राब भी नहीं होता है। ये ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स रहते हैं लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को आप और आपका स्पाउस दोनों उसको मतलब मैनेज कर लेते हैं और उसको जिसको इंग्लिश में बोलता है कि स्वीपिंग अंडर द कारपेट, मतलब प्रॉब्लम होगा लेकिन उसको आप सॉल्व भी नहीं करेंगे लेकिन उसको आप कहीं पे छुपा के रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका शादीशुदा जो ज़िंदगी का जो क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा भी नहीं होगा। तो ये एक एवरेज टाइप का शादीशुदा लाइफ है। लेकिन गारंटी या प्रॉमिस ये है कि यहाँ पे सेपरेशन नहीं होगा। हाँ, जब तक कोई भी पार्टनर अगर विलिंगली सेपरेट होना चाहता है तो आजकल के दिन में कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन वो नौबत तभी आएगा जब और कोई क्रूर या पापी ग्रह का दृष्टि बृहस्पति के ऊपर अगर होगा 7th हाउस में, तभी वो नौबत आएगा। नहीं तो बृहस्पति अगर लग्न या 7th हाउस में है तो जनरली एक एवरेज टाइप का शादीशुदा ज़िंदगी देते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम्स भी होता है, प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है और जो प्रॉब्लम होता है वो हालांकि सॉल्व नहीं होते हैं लेकिन उसको बहुत ज़्यादा बाहर में आप उछलेंगे भी नहीं। अब आते हैं अगर यहाँ पे अगर शुक्र होता है, इफ़ वेनस इज देयर इन योर 7th हाउस, तो वेनस अगर आपका कुंडली का 7वां हाउस में अगर बैठा हुआ है तो आपका जो स्पाउस है वो स्पाउस एक तो ही और सी जो भी हो वो एक बहुत ही लग्जरियस और एक कंफर्टेबल लाइफ लीड करना पसंद करेंगे। एक बहुत ही आराम का जीवन, और एक आराम का जीवन के लिए आजकल का दुनिया में जितना भी चीज़ों का ज़रूरत है, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ जितना भी है जो कंफर्ट या लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है वो सब में उनका बहुत ही रुचि रहेगा। ब्यूटी चाहे मेल हो या फीमेल हो तो अपने को मतलब ब्यूटीफुल या हैंडसम रखने में बहुत ज़्यादा उनका ध्यान होगा। तीसरा ये है कि ये जो है ये खर्चा भी बहुत करेगा, और ये है कि अक्सर देखा गया है कि जहाँ पे भी वेनस 7th हाउस में आते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी एज में हो, तो कहीं ना कहीं ये एक इलिसिट रिलेशनशिप जिसको आप बोल सकते हैं कि जो मतलब एथिकल नहीं है, ऐसा एक रिलेशनशिप इनका हो सकता है। मतलब अपना पति रहते हुए कोई दूसरा मर्द के प्रति इंटरेस्ट रहना, या अपना पत्नी रहते हुए कोई दूसरा महिला का प्रति कोई आकर्षण रहना। तो ये जो चीज़ है ये होते हैं अगर शुक्र आपका 7th हाउस में होता है, और इसका चांसेस ज़्यादा हो जाता है अगर शुक्र 7th हाउस में है और शुक्र का ऊपर में अगर कोई पापी ग्रह जैसे राहु इनका अगर दृष्टि है तो ये होने का प्रबल पॉसिबिलिटी रहते हैं। और एक चीज़ ये है कि जब शुक्र जब किसी का 7th हाउस में रहता है तो आपका जो पार्टनर है या स्पाउस है, ये इंग्लिश में अगर बोलो तो ही और शी विल बी ओवर एक्टिव इन बेड। तो बिस्तर में वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहेगा। मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें वो शौक रखने वाला या रखने वाली होगा। पता नहीं अच्छा है या बुरा है। अगर राहु रहेगा तो क्या होगा? राहु है धोखा। जहाँ पे भी राहु रहता है, राहु सिर्फ भ्रम ही देता है। तो राहु अगर आपका 7th हाउस में आ गया तो आप मान के चलिए कि आपका जो स्पाउस है वो स्पाउस कहीं ना कहीं जाके आपके साथ धोखा करने वाला है। इसलिए राहु अगर रहते हैं तो आपका स्पाउस का जो 7th हाउस का राहु का जो रेमेडी है, ये रेमेडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं करोगे तो योर स्पाउस विल गेट इन्वॉल्व विथ सम अदर पर्सन। Be it if you are a female, then your husband may have some other affair with some other woman, or if you are a man, then your wife may have some affair with some other man. So this is not good for a happy married life. Now at last Ketu
केतु को हमने लास्ट में लाया, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट ये केतु ही है, क्योंकि अगर शनि रहेगा तो क्या होगा कि डिस्प्यूट होते हैं दोनों के बीच में, अगर राहु रहेगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन अगर केतु होते हैं तो सेपरेशन या डाइवोर्स हो जाते हैं। ये इसका मतलब ये नहीं कि जिनका भी हॉरोस्कोप का 7th हाउस में केतु है वो सबका डाइवोर्स हो जाएगा, ऐसा भी कोई बात नहीं। लेकिन रिसर्च से दिखाते हैं कि जितना भी डाइवोर्स केसेस होते हैं उनका एक मेजॉरिटी पोर्शन में केतु प्लेज ए रोल। सो केतु जहाँ पे भी, वैसे भी केतु का नेचर है कैची, मतलब जो भी हाउस में केतु रहेगा उस हाउस का कोई ना कोई चीज़ के साथ ये कट कर देगा। तो हाउस नंबर 7 में कट करने के लिए है क्या? रिलेशनशिप ही है। तो केतु हाउस नंबर 7 में अगर रहते हैं और अगर केतु का अगर पर्टिकुलर टाइम से आप नहीं किया तो आपका सेपरेशन का योग बन जाता है, डिवोर्स का योग बन जाता है। और गोचर या ट्रांजिट में जब भी केतु सूर्य के साथ आएगा या केतु के साथ अगर परमानेंटली 7th हाउस में अगर सूर्य भी बैठा हुआ है तो ये एक 100% कन्फर्मेशन है डिवोर्स के लिए। तो जिनका भी हाउस में सिर्फ केतु है, मेरा यही सलाह है कि टाइमली आप केतु का रिमेडी करवा लीजिए, और केतु का रिमेडी करवाने के लिए कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर से आप बातचीत कीजिए, क्योंकि आजकल आपको हर तरफ का एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। तो मुझे ये आपको सलाह देना है कि कोई पढ़ा लिखा, एजुकेटेड और ट्रस्टवर्थी कोई रेप्यूटेड एस्ट्रोलॉजर के साथ आप कंसल्ट कीजिए, और 7th हाउस केतु अपना रंग दिखाने से पहले ही आप केतु को शांत कीजिए। वैसे ये जो श्रृंखला हमने शुरू किया है मैरिज का, इसका लास्ट पार्ट में हम उस रेमेडीज का भी बात करेंगे। तो ये जो 7th हाउस केतु जो है इनका भी रेमेडी मैं आपको बोलूँगा। और अगर आपका कुंडली में 7th हाउस में केतु है और सूर्य भी है और आप नहीं चाहते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो डिवोर्स तक जाए, तो कृपया आप तुरंत ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करवा लीजिए, क्योंकि सूर्य और केतु जब 7th हाउस में एक साथ रहते हैं या केतु रहते हैं 7th हाउस में और सूर्य का दृष्टि उसके ऊपर पड़ते हैं, तो ये एक 100% कन्फर्मेशन हो जाता है डिवोर्स के लिए। तो ये ना हो, यही मेरा प्रार्थना है। लेकिन अगर प्लेसमेंट है तो आप एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट कीजिए और जल्द से जल्द आप इसका प्रतिकार कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है, तो आज हमने ये ब्रीफली चर्चा किया कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट इन हाउस नंबर 7 एज फार एज द मैरिड लाइफ इज कंसर्न। यही हम लोग ने आज डिस्कस किया कि जब सप्तम भाव में या हाउस में जब कोई प्लैनेट होते हैं तो उनका क्या प्रभाव होते हैं जो जातक या जातिका है उनका मैरिड लाइफ का ऊपर। आशा है कि इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला है। आप जरूर अपना हॉरोस्कोप देख लीजिए, आपका स्पाउस का हॉरोस्कोप देख लीजिए, और अगर किसी भी प्रॉब्लम आपको नज़र आता है तो यू कैन कंसल्ट मी थ्रू माई ईमेल, थ्रू माई व्हाट्सएप और टेलीफोन जो कि अभी स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है। तो पर्सनल कंसल्टेशन भी आप कर सकते हो, और मैं यही चाहूँगा कि समय रहते हुए आप इनका प्रतिकार कीजिए ताकि आपका शादीशुदा ज़िंदगी मतलब ख़राब होने से बच सके। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।